हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा में हमने अप्लाइड प्रॉब्लम कराना स्टार्ट किए थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सर्टेनली आती है प्रॉब्लम, और एक बड़े क्वेश्चन के रूप में 4, 5 या 6 नंबर का, जैसा जैसा आपका बोर्ड एग्जाम का सेटअप होता है नंबर्स में, एकदम हाईएस्ट मार्क कैटेगरी में ये क्वेश्चन आते हैं। नाउ तो जैसे एक क्वेश्चन हम उसी कैटेगरी का लेते हैं कि प्रूव दैट द लार्जेस्ट कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यानी कि एक स्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस r है, और उसके बीच में या भी उसके अंदर, स्फीयर के अंदर रखा गया है एक कोन, और लार्जेस्ट कोन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन आ, यानी कि जितना ही बड़ा कोन होगा उतना ही बड़ा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आएगी कि भाई इससे बड़ा हम कोन नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ऐसा तभी होगा कि जब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, सबसे बड़े वॉल्यूम का अगर हम स्फीयर रख देंगे, तो स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर के अंदर हम कोन अगर रख देंगे, तो स्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 8/27 होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये किसका वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम होगा जो स्फीयर के अंदर रखा है। जाहिर सी बात है, स्फीयर के अंदर अगर कोन रखा है तो स्फीयर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कोन का कम होगा। तो कोन का कितना कम होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स होगा, ठीक। तो वही मुझे प्रूव करना है। तो पहले तो हम यार सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक थोड़ा सा अपनी समझ के लिए बनाते हैं डायग्राम अगर बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कि एक मान लिया हमारे पास ये स्फीयर है, और थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं कोन भी बनाऊँ तो अच्छा से दिख जाए, ठीक। नाउ तो ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल नहीं स्फीयर है, और इसके अंदर एक रखा हुआ है कोन। सपोज दैट ये एक कोन रखा हुआ है। तो अगर ये कोन रखा हुआ है तो इसका जो हमारे पास रेडियस है बेस का, वो ये रहा, और ये रही उसकी हाइट, ठीक है ना, रेडियस r। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर होगा सेंटर ऑफ द स्फीयर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है ABC, मैं नेमिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर ये मिड पॉइंट है इसका कॉर्ड का, तो ये m हमने नाम दे दिया। नाउ जो बेस की रेडियस है कोन के, उसको मैंने x मान लिया, और जो कोन की जो ऊंचाई है इसको हमने y मान लिया। टोटल कहाँ, AM की लेंथ हमने y मान लिया, ठीक है ना। नाउ तो इस वाले स्फीयर, मुझे इतना मालूम है कि जो हमारे पास लार्जेस्ट कोन की बात करी गई है ना, तो एक चीज तो फिक्स है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो हमें मालूम है, रटा रटाया, ठीक है ना, कि 4/3 और पाई r क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो इसको हमने VS कह दिया। नाउ अब अगर हम इसमें बात करें इन ट्रायंगल OBM में, तो इन ट्रायंगल OBM में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास r² है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है x² और प्लस OM²। अच्छा, OM² है क्या, ये पूरी लेंथ कितनी है y, और उसमें से ये रेडियस कम कर दो, क्योंकि सरकमफेरेंस से लगा के सेंटर तक की दूरी क्या होती है, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या रेडियस है, OA रेडियस है। तो OM अगर जरूरत है तो पूरी लेंथ y में से r घटा दिया, तो कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, y - r हो गया। दिस इज होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं भाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2ry और प्लस r², और इक्वल्स टू भी कितना, r² से r² गया, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, x² इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाएं तो 2ry और माइनस y² आ जाएगा। ये हमारे पास x और y में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। ना अब बोला गया है कि लार्जेस्ट कोन, यानी जो कोन है ना जो अंदर रखा गया है, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले कोन का वॉल्यूम लिखते हैं। तो नाउ हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखें, वॉल्यूम ऑफ कोन, VC लिख दिया, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई बेस के रेडियस का स्क्वायर यानी x² और इनटू हाइट y हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी y, ये, ठीक है ना। अब हमारे पास
इसका लार्जेस्ट निकालना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, पूरी इक्वेशन को चाहे हम x में कन्वर्ट कर दें, चाहे हम इसको क्या कर दें y में कन्वर्ट कर दें। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट सीधा सीधा दिया गया है, मैं इसको पूरा y में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए डेरिवेटिव आसान रहे। मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 रखते हैं। तो यही एक्स स्क्वायर यहाँ डालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमारे पास आया वो कितना आया, 1/3 पाई और फिर कितना आ गया 2RY माइनस वाई स्क्वायर और इनटू कितना y। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कम्स आउट टू बी 1/3 पाई और ये y अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आया 2RY स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब यहीं पर मैं बोलूँ कि फॉर लार्जेस्ट कोन की बात करी गई है, तो यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करी गई है, तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन हमें क्या करना पड़ेगा, dv यानी कि vc अपॉन dy, इसको क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। चलो करते हैं भाई। तो हमारे पास अगर इसको डिफरेंशिएट करके रखा 0 तो 1/3 पाई और अगर इसको डिफरेंशिएट करा तो कितना आया 4RY और -3y स्क्वायर और इसी को रखना है 0। अगर मैंने इसको 0 रखा तो ये तो कांस्टेंट गया, y कॉमन आया तो हमारे पास आ गया 4r अब -3y इक्वल्स टू 0 और यहाँ से निकाला y तो ये कितना आ गया 4r/3। अब डबल डेरिवेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पर मैक्सिमम होगा। वरना डबल डेरिवेटिव लगा के आप इसमें पुट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, मैक्सिमम की अगर बात कर रहा है तो। 0 पे नहीं चेक करेंगे क्योंकि लेंथ y 0 मतलब हाइट 0 हो जाना, हाइट 0 हो जाने का कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पर, फिर वो कोण थोड़ी ना बचेगा ना। अब यानी कि जो हमारे पास लार्जेस्ट कोण होना चाहिए उस स्फेरिकल सेटअप के अंदर, उसमें y यानी कि ऊंचाई उसकी कितनी होनी चाहिए, रेडियस के 4 टाइम्स अपॉन 3 होनी चाहिए, मतलब 4/3 टाइम्स होनी चाहिए। अच्छा, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, अब बेस की वो भी रिलेशन दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मानो अगर, तो इसको डालो पुट इन 1, अगर 1 में डालो तो हमारे पास कितना आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2r और ये कितना आ गया 4r/3 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 16r²/9। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो गया 8r², अच्छा नीचे 3 है, एलसीएम बराबर करेंगे तो 24r² माइनस 16r² और डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल्स टू 8r²/9। तो ये भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हालांकि एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर मिला है तो मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूँ अपॉन 9। ओके ठीक है ना, तो यानी y की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तब x और y की वैल्यू जब इतनी इतनी होंगी तब हमारे पास वो लार्जेस्ट कोण होगा। तो अब नाउ हम वॉल्यूम ऑफ कोण निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, अब अच्छा ये मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम वॉल्यूम अब निकलेगा तब जब हम y की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये रखेंगे, यानी ऊंचाई इतनी और रेडियस इतनी रखेंगे। तो 1/3 पाई r² यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे दी गई है 8r²/9 और इनटू, ठीक है, और हमारे पास क्या दिया गया है इनटू y, y की वैल्यू कितनी है 4r/3, ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ अब मुझे यही निकालना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो करते हैं भाई उसको। नाउ मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना है 1/3 पाई और इस सबको 1/3 पाई को तो जाने दो, ये हमारे पास कितना 8 चौके 32 है ना। तो पहली बात तो 8 और गुणे 4 और नीचे कितना लिखना है मुझे 9 × 3 यानी 27 लिख देना है कुल मिला के 27 और r³ हो गया, हाँ r² × r डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई r³। तो यार r³ से r³ गया, पाई से पाई गया और 3 से 3 गया, तो हमारे पास आया कितना, अच्छा इस 4 से 4 भी निपट गया तो सिर्फ बचा कितना 8/27 ही बचा क्या वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ कोन और ये उधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा
अपॉन 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वही बात प्रूफ करने को बोला था जो यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के 1-2 सवाल लेंगे और ये वाला टॉपिक आज के वीडियो में हम खत्म भी करेंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट की डिमांड आती है कि भाई हमें बोर्ड के लिहाज से ये क्वेश्चन आए हैं कराना है, तो वो अपन करेंगे। जनवरी के स्टार्टिंग से ही ऐसे करेंगे कि हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन चालू करेंगे। फिर पढ़ाना कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, जितना पढ़ा पाए अब तक उतना ठीक है, फिर अगले सेशन में देखेंगे, है कि नहीं। नाउ अब एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ बिल्कुल इसी टाइप का। एक मिनट। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? सो दैट द राइट सर्कुलर कोन of least curve surface, least curve surface है ना, least curve surface and given volume। and given volume की बात करेंगे तो मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, given वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, given volume has an altitude 2, has an altitude 2 कितना? √2 times the radius of base। the radius of base, ये हमारे पास सवाल को प्रूफ करना। तो कुल मिला के ये क्या बोला गया इस कहानी में? सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड √2 टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ बेस। तो एक हमारे पास कोन है और वो कोन में जाहिर सी बात है उसकी हाइट बदलोगे और रेडियस का बेस का रेडियस बदलोगे तो उसका सरफेस एरिया कुछ कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन उसका अगर सरफेस एरिया हम कम करने पे आ जाए, ठीक है ना, तो उसका लीस्ट सरफेस एरिया अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स रखना है, तब हम उसकी हाइट को कम करेंगे और रेडियस को बढ़ाएंगे तब वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। या फिर अगर हाइट को बढ़ाएंगे तो रेडियस को कम करेंगे तब वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। तो वॉल्यूम को मेंटेन रखते हुए अगर हमें ये देखना पड़े कि लीस्ट सरफेस एरिया कब आ रहा है, तो जाके वो तभी आएगा जब जो ऑल्टीट्यूड है, जो कोन की ऊंचाई है, वो बेस के रेडियस के √2 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ऊंचाई है 1 मीटर तो रेडियस होनी चाहिए √2 मीटर। ऊंचाई है अगर 2 मीटर तो रेडियस होनी चाहिए 2√2 मीटर। समझ में आएगा नहीं? जस्ट उसका √2 टाइम्स। अब इसी को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसके लिए जैसे हमारे पास क्या बोला गया है भाई, गिवन वॉल्यूम। जो चीज़ गिवन है यानी कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि बोल दिया गया है जब भी ऐसे क्वेश्चन में बोला जाए गिवन वॉल्यूम, गिवन सरफेस एरिया, तो जो चीज़ गिवन समथिंग बोला जाता है मतलब वो चीज़ फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको नहीं बदलना। तो हमारे पास पहले वही कहानी यार बना लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, कोन है मान लो, है ना। कोन का हमारे पास क्या रेडियस ये हो गया बेस का, तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y पूरी, और इसको मान लेते हैं l यानी कि स्लैंट हाइट, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया की बात करी है तो सरफेस एरिया भाई πr लिखा ही जाता है ना। इतना तो अपने को मालूम है कि आप l² = x² प्लस y² होता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई x² इंटू वाई होता है। अच्छा एक काम करता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट ले ही आते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 3v/पाई = x²y। अच्छा इसको ये कांस्टेंट वैल्यू है ही तो इसको k मान लेते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि x² y बराबर कितना आ गया, k आ गया।
और यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, के अपॉन वाई। चलो ये इतना कोई मसला नहीं आता है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करी गई है नाउ सरफेस एरिया की, ये कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अपने को मालूम है यार सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अगर सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। अच्छा, अगर कोई चीज़ मैक्सिमम होगी तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, आर के जगह पे रेडियस जो है वहाँ पर क्या है, एक्स है, और ये एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एल स्क्वायर के जगह पे मैं कुछ और यूज़ करने जा रहा हूँ। एल स्क्वायर के जगह पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, मैंने इसका स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर इसीलिए किया भाई, अगर सिर्फ एल लिखते तो मुझे अंडर रूट में फंसना पड़ता, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसका भाई स्क्वायर कर दिया, इससे मुझे अंडर रूट से दिक्कत नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी का सरफेस एरिया अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा, अगर मिनिमम सरफेस एरिया है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसीलिए हम स्क्वायर करने में यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एल स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहानी यहाँ पर आई, और इस पूरी चीज़ को हमने मान लिया कि भाई ये चीज़ किसके बराबर है, जेड के बराबर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, जेड इक्वल्स टू, अच्छा इसमें एक्स और वाई दोनों हैं, हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल में चीज़ें कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सारा कुछ या तो एक्स में बदलना पड़ेगा या तो सारा चीज़ मुझे वाई में बदलना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ यार, इस वाई को ही बदल देता हूँ सीधे। तो ये जो जेड हो गया हमारे पास, वो आएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनटू फिर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कहानी हमारी आई, ठीक है। अब एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये ना रख के हम एक चीज़ और रख सकते हैं। इस तरह से अगर ना कन्वर्ट करके हमारे दिमाग में एक और आइडिया आया, यार कर तो हम ये भी सकते हैं, क्या इस चीज़ का ही यूज़ कर लो ना, है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा पाई स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के अपॉन वाई, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, के अपॉन वाई, और प्लस वाई स्क्वायर, चलो वाई के फॉर्म में रहने दो क्योंकि हमने सब कुछ वाई में कन्वर्ट कर दिया, एक्स को हटा दिया। अच्छी बात है, डायरेक्ट हट गया इस रिलेशन से, क्योंकि हमें वॉल्यूम की चीज़ें भी यूज़ करनी है ना। नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रिलेशन आता है, तो जेड इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, पाई स्क्वायर, और इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले एक काम करते हैं, के प्लस वाई क्यूब और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ओके, और बाहर भी एक के रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फॉर मैक्सिमम की बात नहीं करी गई है, हालांकि लीस्ट की बात करी गई है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फॉर लीस्ट सरफेस एरिया, एस ए सरफेस एरिया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी जेड अपॉन डी वाई को जीरो रखना होगा। अच्छा, इससे जो वैल्यूज़ मिलेगी उन पे चेक करना होगा डबल डेरिवेटिव। तो लेकिन मैंने क्या कहा यार, डबल डेरिवेटिव लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तुम बोर्ड का जब एग्जाम लिख रहे होगे तो उसमें वो डेरिवेटिव करके और वो करना, क्योंकि प्रॉपर और पूरा अगर लिखा होगा भाई तभी एग्जामिनर नंबर देगा। मैं बस तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में वही पूछा जाता है जिस पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मोस्ट ऑफ द केस में। अब ये नहीं कि आप इस पत्थर की लकीर ही मान लो, मोस्ट ऑफ द केस में लगभग यही होता है कि अगर लिस्ट पूछा गया है तो जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर लिस्ट ही हो रहा होगा। नाउ होता इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में भी और आगे सेकंड डेरिवेटिव में फंसोगे तो बुरा फंसोगे, है ना। इस वजह से हम उसको उस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि चलो छोड़ो, बिना मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब dz अपॉन dj, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलो इसको रफ करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। आते हैं यहाँ पे, क्या आया हमारे पास, के और पाई स्क्वायर, ये तो कहानी इधर ही रखो, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पहले न्यूमरेटर का अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, 3y स्क्वायर, और इनटू न्यूमरेटर भाई कोसेंट रूल लगा रहे हैं, और फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा कि के प्लस वाई क्यूब एज इट इज रहेगा, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, 2y
और नीचे कितना आ जाएगा y टू पावर 4। अच्छा इन सभी को रखना है क्या 0, तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, सीधे ये अंदर वाली चीज सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3y टू पावर 4। अब 2y अंदर गया तो -2ky और -2y टू पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास कितना आया y टू पावर 4 -2ky इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर मैंने y कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया y क्यूब -2k इक्वल्स टू 0। तो एक तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आने का मतलब कोण की हाइट कितनी हो जाना 0, तो कोण ही नहीं रहेगा, तो y की वैल्यू लेना तो अनर्थ ही है बिना मतलब 0। तो हम किस पे बात करेंगे y क्यूब -2k बराबर 0। इससे सॉल्व होके आया y क्यूब बराबर कितना 2k, यानी कि जो y की वैल्यू सॉल्व होके आई वो आई 2k की पावर 1/3। ठीक है ना, हम इसको मेन बॉक्स में कर दे रहे हैं, हालांकि यूज हम ये भी कर सकते हैं ना। अब यानी कि जो राइट सर्कुलर कोन है उसका लीस्ट सरफेस एरिया कब होगा जब y की वैल्यू यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी इतनी होगी फिक्स वॉल्यूम के साथ। तो ऊंचाई के साथ एक रिलेशन हमने रेडियस का भी दिया है, तो रेडियस भी निकाल लेते हैं, और रेडियस को निकालते ही हमें पता चल जाएगा कि भाई दोनों के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए, जो कि √2 टाइम्स होना चाहिए, यही निकल के आना चाहिए ना। अब यार इसको रफ करते हैं, इसका कोई इतना रोल नहीं है ना। हमें इतना मालूम है कि वी नो, तो इसको बोल देते हैं, चलो इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1। यार एक काम करते हैं x² इक्वल्स टू k अपॉन वाई, और y की वैल्यू क्या है ये रख सकते हैं 2k की पावर 1/3। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, अच्छा इसको भी मैं बॉक्स में कर लेता हूँ, मैं दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थोड़ी देर के लिए 2, दोनों को। तो एक काम करते हैं यार, जो हमारे पास लिखा है नीचे, अगर कैमरा फ्रेम में ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, x² इक्वल्स टू k अपॉन वाई था ना, k अपॉन वाई, तो y की वैल्यू हमने ये सीधे सीधे रखी कितना 2k का होल पावर 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, बुक में तो और लेंथी तरीके से दिया है, इंटरनेट पर जाओगे तो और हो सकता है आपको डिफरेंट मेथड मिले। मैं ऐसे मेथड से जाता हूँ जिसमें आपको फ्रैक्शन पावर से कम उलझना पड़े। बस मैंने भी देखा सॉल्यूशन जो दिए गए हैं उसमें क्या दिए गए हैं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो बस उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना, उल्टा सीधा मेथड से। मैं ऐसे मेथड के थ्रू जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कम से कम यार थोड़ा एडिबल लगे ना, आराम से हजम करने लायक हो। तो एक बात तो यहाँ समझ में आई कि यार हमें उलझना पड़ रहा है 1/3 पावर से, तो मैं दोनों तरफ अगर क्यूब कर दूँ तो 1/3 पावर तो निपट गई, तो मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x⁴ इक्वल्स टू k क्यूब और अपॉन 2k। अच्छा ये इससे कट गया तो हमारे पास कितना आया k² अपॉन 2। चलो अच्छी बात है। नाउ हमें इतना समझ में आया कि यार k² की वैल्यू असल में कितनी आ गई 2 और 2 टाइम्स ऑफ x⁴। नाउ अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ x⁴। ये आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और मैंने क्या बोला फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से। तो यार y³ बराबर कितना था 2k, है ना, ये था कि नहीं था, और यही k उठा के यहाँ रख देना है। तो y³ इक्वल्स टू 2 और k की वैल्यू कितनी √2 x³। अब एक काम करते हैं y³ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर हाफ है, तो हाफ और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और x की पावर कितनी 3/2, सॉरी 3/2 नहीं, x तो क्यूब है ना, x³। अब अगर हम y³ इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ और x रखें और बाहर से क्यूब लगा दें, क्यों, दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, मैंने ऐसे रख दिया। और अब दोनों तरफ मैं क्या कर लूँ क्यूब रूट ले लूँ, क्या लूँ क्यूब रूट लेने पे यानी 1/3 पावर ले लूँ। तो हमारे पास अगर फ्रेम में दिख रहा होगा यार, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 की पावर हाफ x आ जाएगा, बस क्यूब पावर गया काम से। अच्छा 2 की पावर हाफ क्या होती है रूट ही होती है यार, तो √2 आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्या है हाइट, y का मतलब क्या हाइट ऑफ द कोन, और x क्या है रेडियस ऑफ द बेस,
ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द कोन इज द √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, और साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल्टीट्यूड यानी हाइट जो है कोन की वो क्या होनी चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, लेकिन चलो अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आई होप समझ में आया होगा। अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल को लेकर बात होती है। जैसे कोन में हमने क्या करा, अभी तक रेडियस, बेस के और हाइट के लेकर हमने रिलेशन पे सवाल करे। एक ले लेते हैं एंगल पे, सेमी वर्टिकल एंगल। ये पूरा एंगल होता है वर्टेक्स एंगल, और जब आधे एंगल की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। इस पर बेस भी कई सारे प्रूफ आते हैं, मैं एक क्वेश्चन वैसा लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये हमारे वीडियो का लास्ट एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, शो दैट, ठीक है ना, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ कोन ऑफ maximum volume and of given slant height, and of given slant height is tan inverse √2। यानी ये एंगल होगा कब, हमें ये प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे, लेकिन कब, जब स्लैंट हाइट गिवन हो। स्लैंट हाइट गिवन का मतलब जो स्लैंट हाइट होती है, ठीक है ना, हिंदी में उसको तिर्यक ऊंचाई बोलता है, हाँ। तो स्लैंट हाइट जब फिक्स हो, गिवन है मतलब फिक्स हो, स्लैंट हाइट नहीं बदल सकती। अब स्लैंट हाइट नहीं बदलेगी तो उस लाइन को, स्लैंट हाइट को तो क्या कर सकते हो, झुका सकते हो, तो खड़ा कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा जो ये कोन है उसका क्या होगा, हाइट कम ज़्यादा होगी। अच्छा, हाइट जब कम ज़्यादा होगी तो ये जो एंगल है ना, ये बार बार चेंज होगा। तो हमें ये बताना है कि जब स्लैंट हाइट उतनी रखते हुए जब कम करेंगे तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़े, हो सकता है कि बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़े, हाँ। तो इस प्रोसेस में हमें देखना है कि जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो एक फिक्स स्लैंट हाइट के कोन का, तो जो सेमी वर्टिकल एंगल बनता है वो ये बनता है। ये कहानी बेसिकली है, ठीक है। अब एक ढंग से फिगर बनाते हैं। पहले तो बनाते हैं कोन, ये, ठीक है ना, और ये पूरा वर्टेक्स एंगल होता है, जिसके आधे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, जिसको हमने थीटा कह दिया, ठीक है। नाम भी दे दिया ABCM, ठीक है। ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, y, और यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस को हमने क्या मान लिया, बेस की रेडियस को x मान लिया। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं कभी भी tan के फॉर्म में, तो tan थीटा अगर निकालने की कोशिश करूँ तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x, और बेस कितना है, y। यानी मैं x और y निकाल लूँ तो हमारे पास वो tan थीटा पता चल जाएगा, और tan थीटा पता चल गया तो थीटा भी निकाल लेंगे, ओके। तो सारी कहानी यही तक है, मुझे x और y निकाल के उनका रेशियो चाहिए। अच्छा, स्लैंट हाइट हमारे पास क्या है, गिवन है। अच्छा, ये नहीं बदलने वाली, लेकिन तुम्हें इतना तो भाई हमें मालूम ही है कि अगर इतना लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम करने की बात करी गई है, तो स्लैंट हाइट गिवन है। एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई x स्क्वायर और इनटू हाइट कितनी, y हो जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा या तो कन्वर्ट कर सकता हूँ x में, या तो पूरा कन्वर्ट कर दूँ y में। अच्छा, अगर मैं y लिखूंगा तो अंडर रूट में रखनी पड़ेगी वैल्यू। इससे अच्छा है सीधे क्या कर दो यार, x स्क्वायर की वैल्यू रख दो, l स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो v इक्वल्स टू 1/3 और पाई x स्क्वायर की वैल्यू कितनी, l स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड बाहर हमारे पास कितना है, y, और इसी को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा π/3, और अंदर आएगा l स्क्वायर y और माइनस y क्यूब इक्वल्स टू 0। अब मुझे वॉल्यूम को क्या रखना है, मैक्सिमम। तो फॉर
मैक्सिमम वॉल्यूम, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dv जो वॉल्यूम है ना, dv अपॉन, अच्छा एक ही वेरिएबल है y, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे और हमारे पास उसको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो चलो भाई ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आया, एल स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर बराबर कितना, 0। और इससे अगर हमने रखा तो यार y स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास एल अपॉन या एल स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकली, एल अपॉन √3, ये निकल आई। अच्छा एल अपॉन √3 अगर y की वैल्यू निकल आई तो यार अपने को इतना मालूम है, फ्रॉम एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रख दो जरा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं मालूम, वाई मालूम पड़ा अभी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर अपॉन 3 है। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर अपॉन 3। तो यार ये हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2l स्क्वायर अपॉन 3। अब मैंने दोनों तरफ अगर रूट ले लिया तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा मैं नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि x और y क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, कोन की हाइट और रेडियस, तो इसलिए नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना लेंथ, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 अपॉन √3 और इंटू एल, ठीक है। अब नाउ अभी हमने बताया था कि इसमें अगर मैं क्या ले लूँ, tan थीटा ले लूँ तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के सामने वाली लाइन। अब बहुत लोग तो यार इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर परपेंडिकुलर तो ये है, आपने इसको परपेंडिकुलर कैसे कह दिया। तो यार मैं ये कहता हूँ कि देखो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है तो इसके हिसाब से तुम देख रहे हो ये क्या है, परपेंडिकुलर। ट्रायंगल को यूं घुमा दूं तो ट्रायंगल मेरे पास ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ट्रायंगल इसके हिसाब से परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, x अपॉन बेस कितना है, y, ठीक है। अच्छा x और y जो हमें सेपरेटली पता चल चुके हैं क्या भाई, कि यार x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है √2 अपॉन √3 इंटू एल। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, l अपॉन √3। तो यार l से गया, √3 से गया, तो हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √2 आ गई। यानी अगर ये मैं थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा कितना आ जाएगा, उधर जाएगा tan इनवर्स और कितना, √2। और यही प्रूफ करने को बोला गया था कि यार जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना ये थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, tan इनवर्स √2 के बराबर होना चाहिए। तो ये यार पिछले क्वेश्चन के मुकाबले इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। मैक्सिमम मिनिमम के बेस्ड मैंने जितने क्वेश्चन मुझे लगते थे मैंने करा दिए। इसके अलावा अगर कोई होगा तो कमेंट करके बताना, तो हम उसको कराएंगे। और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम जनवरी से स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो ये रही अप्लाइड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम की, और सर्टेनली आती ही आती हैं। अब अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग ईयर्स में पूछी गई है, ये हमें मिलेगा, हम पढ़ाएंगे उसको भी बताएंगे, क्योंकि हमारा जनवरी से टारगेट यही होगा कि यार सारे बोर्ड जो होने वाले हैं उनकी हम अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम कराएं और सॉल्यूशन। जैसे इससे पहले वाला मैंने प्रॉब्लम किया, तो अगर आप कहीं पर सॉल्यूशन ढूंढोगे भी तो थोड़ा उसमें बड़ी पेचीदा कैलकुलेशन थी, उसी कैलकुलेशन को हमने ऐसा बताया कि थोड़ा सा ईजिली समझ में आ सके। तो ये रही आज की बात। अब यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म। अब कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ अदर टॉपिक जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बिटवीन द कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसमें से हम कुछ चालू करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।